जय संघ शक्ति। जो विभिन्न विषयों पे वेबिनार की अपन ने सीरीज चला रखी है छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के इस पेज पर, फेसबुक पेज पर, उसी के तहत आज जो अपनी वेबिनार है वो जैसे पिछली बार अपन ने की थी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अधिकार और उसके दायित्व है, उसी उसी समय अपन ने बात चली थी अपनी जिला सतर्कता समिति के बारे में। तो उस समय अपने लगभग क्या किया था कि अपन जिला सतर्कता समिति और जन अभियोग समिति के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे। तो आज अपन उसी विषय को लेकर आए हैं। दो विषय हैं, एक तो जो संपर्क पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल, हालांकि उस पर खूब चर्चाएं होती है, खूब बार पहले भी बताया जा चुका है, यश जी ने पहले भी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला था और उस पर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद में ये जिला सतर्कता समिति और जन अभियोग समिति जो होती है उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से उसमें अपन अपनी बात को रख सकते हैं, क्या तरीका होता है बात करने का, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे उठाया जाता है उसको आगे, कैसे वो जो मुद्दा होता है वो आगे कैसे चलता है, इस विषय पे पूरे पे बात करेंगे। इस विषय में एक बात जरूर थोड़ा सा आप लोग सभी लोग ध्यान रखें या ये पहले से क्लियर कर लें कि आप बाय द वे जैसे कमेंट्स में आया करते हैं आप लोगों के सभी जो व्यूअर्स होते हैं उनका कि इसमें हमने ये किया उसका कुछ नहीं हुआ, हमने ये किया उसका कुछ नहीं हुआ, तो वो तो पीछे पड़ना पड़ता है। बात अपन यहाँ सब केवल प्रोसेस की कर रहे हैं कि सरकार ने ये प्रोसेस बनाया हुआ है, उस प्रोसेस को कोई व्यक्ति यदि प्रयास करके पीछे पड़ के उस प्रोसेस का उपयोग करता है तो उसके लिए लाभदायक हो जाता है। और अपन एक बार कर दें और उसमें कुछ नहीं हो तो नहीं होता है तो नहीं होता है। तो बात केवल यहाँ ये बताई जाएगी कि वो प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या रूलिंग कर रखी है, उसमें यदि कोई तकलीफ आती है तो उसका तरीका क्या है, इन सब विषयों पर इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसके पीछे अब जो कोई नीतिगत बातें हैं या और कुछ है वो तो गवर्नमेंट के लेवल के विषय होता है। अभी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पहले तो जनसंपर्क पोर्टल के बारे में यशवर्धन सिंह जी बताएंगे, खूब आपका इस विषय में काम किया है, खूब सारे विषयों को आपने इसके माध्यम से उठाया है। और दूसरा फिर ये सतर्कता समिति के खुद सदस्य रहे रामसा बीकानेर जिला सतर्कता समिति के, तो उसके प्रोसेस के बारे में राम सिंह जी चरकड़ा बताएंगे। तो शुरू करें यश जी। जय संघ शक्ति। राजस्थान संपर्क पोर्टल ये करीब 2012-13 से शुरू हो गया था, उस वक्त इसका नाम दूसरा था। तो करीब 7-8 साल से ये संपर्क पोर्टल लगातार राजस्थान के नागरिकों के लिए, उनकी सेवा के लिए उपलब्ध है। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को अभी तक इस बारे में मालूम नहीं है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए या जो नियम कानून बना रखे हैं, उन नियम कानून के अंतर्गत आने वाली सेवाएं और सुविधाएं अगर आपको नहीं मिल रही हैं या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको कोई अफसर परेशान कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप इसमें राजस्थान संपर्क पर आप उसको दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराने के दो तरीके हैं। एक तो जो लेमैन है, जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, टेक सेवी नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है कि 181 नंबर अपने मोबाइल से डायल करें। आप जो डायल करेंगे वो घंटी जाएगी इनके कॉल सेंटर पे, वहां से फोन पिकअप होगा और आपका नाम पूछा जाएगा, आपका गांव पूछा जाएगा या शहर पूछा जाएगा, आपका पूरा एड्रेस लिया जाएगा, फिर आपसे पूरी शिकायत का विवरण पूछा जाएगा और कॉल सेंटर में जो व्यक्ति जो फोन उठाएगा वही आपकी शिकायत को टाइप करेगा और टाइप करने के बाद आपको दोबारा पूरा पढ़ के सुनाएगा कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो जब आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि जी ये मेरी शिकायत यही है जो आपने टाइप की है, उसके बाद में वो उसको सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जब फोन कट जाता है तो आपके पास एक शिकायत संख्या आ जाती है। अब वो जो शिकायत संख्या है वो सीधा ऊपर से चलती है, सबसे पहले संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त से कलेक्टर, कलेक्टर से फिर कंसर्न जो भी अधिकारी है उसके पास। और अगर जयपुर के सचिवालय की कोई सीधी समस्या है तो वो सीधे उस डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। तो ये तो है उसका तरीका। दूसरा तरीका है, अगर आप टेक सेवी हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैब है या आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें संपर्क.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। आप उस पर जाइए, जब आप ये टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। उसमें आपको 3 ऑप्शन मोटा मोटी मिलेंगे। एक है शिकायत दर्ज करें, एक है शिकायत की स्थिति देखें, अगर आपने पहले से शिकायत दर्ज करवा रखी है
तो आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। एक है सेंड रिमाइंडर, शिकायत का पुनर्स्मरण। तो सबसे पहला काम तो अगर किसी ने मोबाइल से भी, आपके परिवार में किसी ने मोबाइल से दर्ज करा के आपको शिकायत संख्या आई हुई है, तो आप शिकायत की स्थिति देख सकते हैं लैपटॉप पर, अपने लैपटॉप पर। किसी ई मित्र की या किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसमें शिकायत दर्ज करें ऑप्शन में जाइए। जब आप उस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रजिस्टर ग्रीवांस का ऑप्शन मिलेगा। उसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जब आप मोबाइल नंबर लिख देंगे तो आपको सेंड ओटीपी टू वेरीफाई दबाना होगा। तो ओटीपी जब आप दबाएंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो मोबाइल नंबर लिखा है वो सही है कि नहीं। जब वो ओटीपी आप वापस डालेंगे उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा शिकायतकर्ता का नाम और शिकायत का विवरण। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस शिकायत से रिलेटेड तो उसमें दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जब आप सबमिट कर देंगे फिर जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी उसमें फिर आपसे डिटेल में आपसे पूरी चीजें मांगी जाएगी, जैसे आधार कार्ड आपका या ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं उनका नंबर मांगा जाएगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस पूरा, फिर आपका जो जिला है उस जिले में भी आपकी जो तहसील है उसका पूछा जाएगा। उसमें सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं झुंझुनू से हूं, अगर मैं कोई शिकायत दर्ज कर रहा हूं तो पहले मुझसे पूछा जाएगा कि मेरा नाम, फादर का नाम, फिर मुझे वार्ड पूछा जाएगा, वार्ड नंबर 12 लिख दूंगा। उसके बाद में वो फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें पूछेंगे झुंझुनू में झुंझुनू, पिलानी, चिड़ावा सारे शहरों के नाम लिखे होंगे। फिर मुझे झुंझुनू ऑप्शन डालना पड़ेगा, मेरा थाना क्षेत्र कौन सा है वो डालना पड़ेगा। वो सारी चीजें जब आप डाल देंगे तो शिकायत का विवरण जो आपने मेन पेज पे लिखा है वो का वही वहां रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आप उसको अपलोड कर सकते हैं, फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो ये पहला ऑप्शन है, ये पहला तरीका है। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी संबंधित विभाग में। वो आपसे विभाग भी पूछेंगे कि आपकी शिकायत किस विभाग से रिलेटेड है और आपकी भ्रष्टाचार से रिलेटेड है या ग्रीवांस या कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मिल जाएंगी। जब आप उसको डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, शिकायत संख्या जो 181 फोन करने पे आती है। जब वो शिकायत संख्या आ जाए फिर उसके बाद जब आप शिकायत की स्थिति देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 5-7 दिन निकल गए और अब आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने जो शिकायत की थी उसको हुआ क्या, तो जो सिंपल मोबाइल यूज करते हैं वो तो फिर से 181 डायल करें, अपनी शिकायत संख्या बताएं, फिर आपको ऑपरेटर बताएगा कि भाई आपकी शिकायत इस विभाग में इस अधिकारी के पास पहुंच गई है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जाइए शिकायत का स्थिति देखने के लिए, तो वहां आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, उसके बाद में आप अंदर जाएंगे, फिर आपकी जो शिकायत संख्या है उस पर आप क्लिक कीजिए। शिकायत से रिलेटेड जो कार्रवाई अब तक हुई है, मान लीजिए संभागीय आयुक्त से कलेक्टर को पहुंची, कलेक्टर ने उसको मार्क करके तहसीलदार के पास भेजी, तहसीलदार ने उसको पटवारी के पास भेजी, तो उसमें सब चीजें लिखी हुई आती है कि ये शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है और अब इस पर ये कार्रवाई हो गई है, ऊपर वाले अधिकारी ने ये नोट डालकर भेजा है, और वो सारी चीजें आपको दिखेंगी उसमें। अगर आप उससे आपको लगता है कि टाइम काफी बीत गया है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो आप उसको शिकायत का रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। तो वो फिर से रिमाइंडर जाएगा कॉल सेंटर, फिर से उस शिकायत की आपके पास डिटेल आएगी कि आपकी शिकायत पर अब ये कार्रवाई होगी। तो ये इसका बेसिक तरीका है शिकायत दर्ज करवाने का। अभी हम देखते क्या है कि घर की जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है या बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो लोग घर का जो मेल मेंबर होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर पानी नहीं आ रहा तो जब तक हम घर नहीं आए, या हो सकता है मैं कहीं बाहर गुजरात या कहीं चेन्नई नौकरी कर रहा हूं और पीछे से मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो किसी पार्षद को, किसी जनप्रतिनिधि को जानते नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि 181 पर आप सिखा दीजिए उनको कि 181 पर फोन कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। अब होगा क्या, जैसे मैंने शिकायत दर्ज करवाई कि साहब मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो वो शिकायत होते होते आएगी JN PHED के पास, फिर JN PHED अपना कर्मचारी भेजेगा, फिर वो आके ठीक करेगा, फिर उसका फोन मेरे पास आएगा कि साहब हमने आपकी जो शिकायत थी उसका निराकरण कर दिया है। कॉल सेंटर से आपके पास फोन आए कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं कार्रवाई से, तो आप प्लीज ये बोलिएगा कि संतुष्ट है, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं संतुष्ट हूं तब तक वो शिकायत बंद नहीं होगी, वो लगातार अधिकारी के पास रिमाइंडर जाता रहेगा। तो जो नीचे का कर्मचारी है वो आपसे हमेशा विनती यही करता है कि साहब अगर आपकी शिकायत का निराकरण हो गया है तो आप प्लीज कॉल सेंटर पर बोल दीजिएगा कि मैं संतुष्ट हूं। तो ये मातृशक्ति और बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया काम है जो कि किसी को जानते नहीं है, तो इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और ये करीब 7 साल से कार्यरत है, काफी सारे
जैसे किसी के करंट लग गया, कोई मृत्यु हो गई, मैंने उसके 2014 में करवाई थी, तो उस वक्त उसको बहुत त्वरित गति से 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जो कि विभाग देता ही है। वैसे हमें बहुत घूमना पड़ता है, लेकिन 181 के माध्यम से ऐसा हो गया। और बहुत सारी लेडीज को हमने बहुत सारे गांवों में ये चीज सिखाई, खासकर जो राजपूत परिवार है उनमें महिलाओं में पर्दा होता है, जल्दी से बात नहीं कर पाती, तो उनके बहुत काम की चीज है। तो ये इसका तरीका है। यस जी, एक नेगेटिविटी है इसके बारे में। अभी भी मैसेज आगे लोगों के नीचे कमेंट, कोई कह रहा है टाइम पास है, कोई कह रहा है हमारे कुछ हुआ नहीं, कोई कह रहा है सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे कुछ उदाहरण आप बताओ जिन जिन पे ये काम हुआ, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव उदाहरण तो कुछ होते हैं। नहीं, ऐसा है, जब भी पहली बात तो आप ये मान के मत चलिए कि 181 कोई जादू की छड़ी है। ये एक शिकायत दर्ज कराने का माध्यम है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंसान कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी आदत बिगड़ चुकी है, आप ये भी मत मानिए कि वो बहुत आसानी से काम को कर देंगे। आपको पीछे पड़ना पड़ता है, जो रिमाइंडर है वो डालने पड़ते हैं, बहुत बार आरटीआई लगानी पड़ती है कि मेरी शिकायत संख्या इतनी इतनी पर अब तक क्या क्या जो कार्रवाई हुई उसका विवरण देवें। जब वो आरटीआई जाती है तो कर्मचारी भागते हैं। बहुत बार आपको एसडीएम को रिमाइंड करना पड़ता है कि साहब मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, कोई काम ही नहीं हुआ अब तक। सीएम को मेल करनी पड़ती है। तो आप जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे, जब तक आप व्यवस्था को समझ के और आप पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक बहुत बार काम नहीं होते हैं। और काम, एक और बात है कि आपने 181 पर जो शिकायत दर्ज करवाई उसका वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है। कल को आप ऐसी बात कह दें जो अब तक जिस विषय में कोई नीति बनी नहीं हो और आप उस विषय में शिकायत दर्ज करवा दें, तो वो वहां से वो रिजेक्ट हो जाती है। वो कहते हैं साहब इस विषय में अभी तक कोई नीति नहीं बनी हुई है, इस विषय का कोई कानून नहीं बना है, ये जो आपकी शिकायत है ये 181 के दायरे में नहीं आती। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, अब कोई बड़ी कंपनी आ गई मान लीजिए और उसने कोई गोचर भूमि अलॉट करवा ली और आपने 181 पे उसकी दर्ज करवाई कि साहब गोचर भूमि अलॉट हो गई। तो बहुत बार वो कहते हैं कि साहब ये काम तो ऊपर से हुआ है और इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अभी हमारे 181 के एम्बिट में नहीं है। तो 181 बेसिकली जो आम तौर पर जो समस्याएं नागरिक को आती हैं उनको कवर करता है, पहली बार तो। और आपको पीछे पड़ना पड़ता है, बहुत बार नहीं भी होता है काम, छोटे मोटे काम तो सारे हो जाते हैं लगभग। नल, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़क पर गंदगी है, इन सब चीजों में कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। जिनके थोड़े पॉलिटिकल मैटर होते हैं उनमें जरूर काम अटकता है, उसके लिए आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि लोकतंत्र हो चाहे कोई भी तंत्र हो, जब तक आप जीवटता नहीं दिखाएंगे तब तक घर आकर आसानी से कोई काम नहीं करने वाला। तो 181 भी एक तरह की सुविधा है जिसको अगर आप यूज करेंगे, आप सबसे पहले अपनी शिकायत संख्या लीजिए, शिकायत संख्या लेने के 10 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद में एक आरटीआई लगाइए कि साहब मेरी शिकायत का अब तक जो काम हुआ उसके मुझे सूचना दीजिए। जब आरटीआई संबंधित अधिकारी के पास पहुंचेगी तो वो देखेगा कि यार इसके जवाब देने से पहले मैं कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करूं। अगर मैं ये लिख दूंगा कि अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ तो मैं असक्षम माना जाऊंगा। फिर हर महीने की जन सुनवाई होती है कलेक्टर के सामने, जिसमें कि जनप्रतिनिधि भी आते हैं। तो वहां पे आप जाइए, आप बताइए कि साहब ये 181 पे मैंने शिकायत दर्ज करवाई और इसका कोई कार्रवाई नहीं हो, तो उसमें कर्मचारी को डांट पड़ती है। लेकिन आपके पास कम से कम एक पकड़ने को एक कागज तो रहे कि साहब मैंने शिकायत दर्ज करवाई हुई है और इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पहला इनिशियल स्टेप है और इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसको यूज कीजिए। और नेगेटिविटी हम किसी भी तरीके कर सकते हैं, हम घर बैठे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, तो भूल बात वो है कि मशीनरी तो वही है जिस मशीनरी ने आपके रूटीन वर्क नहीं किया, तो उस मशीनरी का उपयोग करना, यदि वो बहुत ही मुस्तैद मशीनरी होती तब तो रूटीन वर्क में ही कर देती, शिकायत की जरूरत ही कहां पड़ती। इसलिए ये नेगेटिविटी जो बार बार इस विषय में जब भी बात करते हैं लोग नीचे, वो इसी तरह की बात आती है कि साहब ये टाइम पास है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। तो जिनके होते हैं वो उदाहरण अपने हमारे सामने बैठे हैं। तो बात इतनी सी है कि जो जागरूक होता है उसका काम होता है, जो जागरूक नहीं हो तो उसके तो सुतोड़ा के तो घर पढ़ाई लेवे तो तो वो स्थिति है। तो ये एक सामान्य स्थिति, हल्का सा परिचय इसके बारे में दिया और इस पे अपन आगे फिर बात करेंगे। अब रामसा वो जिला सतर्कता समिति के थोड़ा परिचयात्मक जानकारी दें, फिर उसमें प्रश्न उठेंगे, उस पर अपन बात करेंगे। जय संघ शक्ति। मैं यश जी वाली बात से ही शुरू करना चाह रहा हूं। जो प्रश्न जो आए थे उसमें कि काम होता नहीं है, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव से ही शुरू कर लेता हूं। राजस्थान संपर्क का प्रति साल 100 शिकायतें दर्ज कराने का मेरा लगभग अनुभव है। प्रति साल, पिछले 7-8 सालों से प्रति साल 100, और 100 में से 100 समस्याओं का समाधान प्रतिवर्ष मेरा होता है। 100 में से 100
मतलब 100% रिजल्ट उसका व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता आया है। अगर मैं आपको अभी आप मैं मोबाइल नंबर दूं और ओटीपी को डालकर देखें तो उसमें आपको सारी शिकायतों पर कार्रवाई की भी मिलेगी। कुछ पर प्रस्तावित है और कुछ पर की भी मिलेगी, तो 100% रिजल्ट है। दूसरा, मैं इसी से जन अभियोग समिति जिस पर हमको आज चर्चा करनी है वो इसी का एक भाग है। 3 तरीके शिकायत दर्ज कराने के अभी राजस्थान में चल रहे हैं। एक 181 पर मोबाइल के थ्रू आप करेंगे, जो यसी ने बताया। दूसरा, मोबाइल या लैपटॉप पर संपर्क.rajasthan.gov.in पर आप जाकर ग्रीवेंस दर्ज कराएंगे। तीसरा, इसका जो ऑप्शन है वो है जन अभियोग समिति। प्रत्येक माह प्रत्येक जिले में द्वितीय बृहस्पतिवार को एक बैठक होती है जन अभियोग समिति की, जिसके चेयरपर्सन जिला कलेक्टर होते हैं और जिसके सेक्रेटरी एडीएम सिटी होते हैं। ये कमेटी स्थायी कमेटी है जिसमें सरकार की तरफ से 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्राइवेट इसमें बैठते हैं। ये एकमात्र जिले की सबसे पावरफुल कमेटी जिसको कह सकते हैं हम ये है। इस कमेटी की जब बैठक होती है प्रत्येक माह द्वितीय बृहस्पतिवार को, ये तय तारीख है, इसमें तारीखों का बदलाव भी नहीं होता, सिवाय तब जब विधानसभा चल रही हो तब इस समिति की बैठक नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा के साथ कोई भी अन्य सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकते। इस बैठक में जिले के सभी डिपार्टमेंट के हेड जो है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के हेड एसपी हैं, वो एसपी बैठेंगे। चिकित्सा विभाग के डिपार्टमेंट के हेड सीएमएचओ हैं तो वो सीएमएचओ बैठेंगे। पीएचईडी का हेड जिले का अगर एसी है तो वो एसी बैठेंगे। इस तरह से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के समस्त विभाग जो उस जिले में काम कर रहे हैं, उनके हेड जो है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे, अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कमेटी है जिसमें लगभग 80 से ज्यादा अधिकारी एट ए टाइम वहां बैठेंगे। अब ये काम क्या करती है? ये काम यही करती है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत नहीं करवा पाया, 181 पे नहीं करवा पाया, मोबाइल और लैपटॉप से नहीं दर्ज करवा पाया, वो व्यक्ति वहां एक लिखित शिकायत लेकर आ सकता है। वहां नंबर मिल जाएंगे, टोकन नंबर, क्योंकि वहां भीड़ लग जाती है। उसके आधार पर वो व्यक्ति अंदर आएगा, एक एक 1 बाय 1 वो अपनी पूरी ग्रीवेंसेस उस कमेटी के सामने रखेगा। कमेटी जब सुनवाई कर रही होती है तब उपखंड जिले, उस जिले में जितने भी उपखंड है वो सारे अधिकारी, उपखंड के सारे अधिकारी, यानी डिप्टी, वहां का सीआई, वहां का बीडीओ, वहां का एसडीएम, वहां का पीएचडी का एएन, वहां का बीसीएमएचओ, सारे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए रहेंगे। कमेटी में जिले स्तर के अधिकारी जुड़े हुए रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे तहसील और उपखंड मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब तक बैठक चलेगी तब तक जुड़े हुए रहेंगे। और जब कोई व्यक्ति वहां शिकायत लेकर जाता है तो कमेटी उससे शिकायत पूछती है कि क्या शिकायत है, शिकायत को पढ़ती है। पढ़ने के बाद संबंधित, अगर जिले से संबंधित अधिकारी की कोई शिकायत है या उससे संबंधित कोई है, तब तो वहां जो अधिकारी है उनको खड़ा करके पूछते हैं ये आपकी डिपार्टमेंट की शिकायत आई है, आप बताइए, और उनको पढ़ने के लिए देते हैं। वो पढ़कर बताते हैं कि मेरे लेवल की है या क्या शिकायत है, क्या विषय है। अगर वो तहसील स्तर की है, उपखंड स्तर की है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछा जाता है, वहां जो अधिकारी बैठा है उस विभाग का, उनसे पूछा जाता है कि ये क्या शिकायत है और ये क्यों लंबित है। ये सारा निस्तारण समझ में आने के बाद कि क्या विषय है, क्या शिकायत है और किस तरह की शिकायत है, ये समझ में आने के बाद उस पर समिति आदेश करती है कि इसको 15 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में, वो अधिकारी के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी बैठती है। अधिकारी कहता है मैं 15 दिन में इसको समाधान कर दूंगा, तो उसके आदेश वो करती है। और वो परिवाद जो व्यक्ति लेकर आता है वो परिवाद वहां दर्ज होता है, और दर्ज होने के बाद उसके मोबाइल पर उसका वही जो एसएमएस 181 पे के थ्रू जो आता है, वही एसएमएस ग्रीवेंसेस का एसएमएस उसके पास आ जाएगा, शिकायत दर्ज करने का, शिकायत संख्या उसको मिल जाएगी और वो आगे काम शुरू हो जाएगा। अगर वो काम 15 दिन का, मान लो 15 दिन में उस अधिकारी ने कहा मैं 15 दिन में कर दूंगा,
और वो नहीं करते हैं तो अगली बैठक में वो अपने प्रार्थना पत्र को लेकर पुनः आ सकते हैं, जिस पर वो शिकायत नंबर वो लिख कर ला सकते हैं कि मैंने ये पिछली बैठक में ये बताया था और इन्होंने ये 15 दिन का कहा था। तो वहां उनको, क्योंकि जिले के समस्त उच्च अधिकारी और बैठे रहते हैं, तो उसमें उनको ये जवाब देना अनिवार्य होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, कितने समय में हुआ, क्या दिक्कतें आई, इस पर चर्चा ये कमेटी करती है। और चर्चा करने के बाद ऐसे विषय जो लंबे समय से लंबित हो, जैसे कोई 3-4 माह से कोई मान लो शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा, या 6 महीने से नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो सालों से पेंडिंग है, उन सारी शिकायतों को हम सतर्कता समिति में फॉरवर्ड कर देते हैं। सतर्कता समिति एक राजस्थान लेवल की एक समिति है, जिसमें राजस्थान में एक कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष होता है, सरकार उसको नॉमिनेट करती है। और उसके बाद जिलों में यही कमेटी, जिसमें कलेक्टर अध्यक्षता करेंगे, उसकी एडीएम सिटी उसके सेक्रेटरी होंगे, और सरकार नॉमिनेट 6 मेंबर्स उसमें कमेटी में शामिल, प्राइवेट रूप से शामिल रहेंगे। ये ऐसे परिवादों पर चर्चा करती है, जैसे पेंशन के मामले, बहुत सारे पेंशन के मामले सरकार के पेंडिंग रहते हैं और लंबे समय तक इस तरह के पेंडिंग मामले चलते रहते हैं, तो उन पर विचार वो करती है। इसके अलावा ऐसी शिकायतें जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है और उसमें कोई ऐसा विषय है जो सरकार की पॉलिसी से संबंधित है, और अधिकारी जब ये कहते हैं कि ये पॉलिसी से संबंधित है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उच्च लेवल पर या सरकार लेवल पर इसमें कोई आदेश दिए जा सकते हैं, ऐसे सारे विषय, पेंशन, ग्रेजुएटी, सरकारी कर्मचारियों का स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा रकम, सेवा के समय निलंबन जो हुए हैं उनसे संबंधित कोई अगर उनके परिवाद है, राष्ट्रपति कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो परिवाद दिए जाते हैं, वो सारे परिवाद इस समिति के पास आते हैं और ये समिति इन पर विचार करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से जिला सतर्कता समिति बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान है, जिसमें सारे उच्च अधिकारी भी रहते हैं, और वो ऐसे विषयों पर सिर्फ विचार ही नहीं करती, सरकार को ऐसे नीतिगत विषयों पर जिनमें समस्याएं आ रही है, और कई बार हमने सुना है, व्यक्तिगत भी देखते हैं कि तो सरकार लेवल पर इसमें ये दिक्कत आ रही है, सरकार लेवल पर नीतिगत फैसला करना पड़ेगा। ये कमेटी सरकार को वो नीतिगत विषय रिकमेंड करने की अधिकृत है। सरकार को ये नीतिगत विषयों पर रिकमेंड करती है कि ये समस्या है जिसका समाधान इस तरह से निकाला जा सकता है, और ये प्रावधान है जो इसमें अड़चन, जिसकी वजह से अड़चन आ रही है, तो इनका निस्तारण किया जाए। वो विषय प्रशासनिक सुधार विभाग के पास जाता है, वहां से वो उस पर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इस विषय में इस तरह का समाधान किया जाना चाहिए, और वो नोटिफिकेशन के द्वारा उस वो जो नियम इसमें आड़े आ रहे होते हैं, उन नियमों का संशोधन करती है। तो इस तरह से सरकार को नियमों में संशोधन की अनुशंसा करने का काम ये समिति करती है, जिला सतर्कता समिति। विजिलेंस का काम भी करती है, हालांकि इसमें उपखंड लेवल पर भी एक कमेटी का गठन होता है, जिसमें उपखंड अधिकारी उसके चेयरमैन होता है, लेकिन राज्य सरकारें अब तक पिछले 15-20 सालों में राज्य सरकारों ने कभी उस कमेटी का गठन किया नहीं है। तो ये जिला स्तर पर ही ये कमेटी का गठन होता है, और जिला स्तर पर इस कमेटी की बैठकें प्रति माह अनिवार्य रूप से प्रति बृहस्पतिवार होती है। ये जो 181 पे जितनी भी शिकायतें आती है, या ये जो राजस्थान संपर्क में जितनी भी शिकायतें आती है, ये जो समिति जन अभियोग समिति है, ये समिति इन सारी शिकायतों की एक लिस्ट रखती है। उस समिति में उसकी रिपोर्ट रखी जाती है कि किस विभाग की कितनी शिकायतें इस जिले से आई, कितनों का समाधान हुआ, कितने समय बाद हो गई, उनका समाधान क्यों नहीं हुआ। तो एक एक अधिकारी उस विभाग का, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस जिले का, वो अपनी रिपोर्ट उस समिति के सामने प्रति माह रखता है कि मेरे विभाग की मान लो 50 शिकायतें आई, इतनों का निस्तारण हो गया, इतनों का इस कारण से निस्तारण पेंडिंग है जो इतने दिन में हो जाएगा, और वो रिपोर्ट हम प्रति माह इस समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेजते हैं।
तो ये तो ये एक जन प्रोसेस है। अभियोग समिति और सतर्कता समिति दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? समितियां दो अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है, लेकिन राज्य सरकार दोनों के सदस्यों की नियुक्ति एक साथ ही करती है, एक ही सदस्य को दोनों को काम देती है, इसलिए वो बैठकें दोनों की एक साथ ही होती है। पहले इसमें जन अभियोग समिति की बैठक होती है जिसके माध्यम से जनता की सीधी सुनवाई होती है। सतर्कता समिति में जनता की सीधी सुनवाई नहीं होती है, उसमें सिर्फ जो उसमें दर्ज परिवाद हैं, मान लो 50-100 दर्ज हैं परिवाद, उन्हीं पर चर्चा होगी और उन पर विस्तार से चर्चा होती है सतर्कता समिति में। तो परिवार दर्ज चर्चा करने के का बाद क्या, परिवार दर्ज करवाने का क्या तरीका है? सतर्कता समिति में अगर आपको परिवार दर्ज कराना है तो अध्यक्ष जिला सतर्कता समिति और के नाम से आप वही जो प्रार्थना पत्र हम शिकायत कर देते हैं उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये लंबे समय से शिकायत पेंडिंग है और विभाग के अधिकारी कर नहीं पा रहे हैं या किसी नियमों के कारण इसमें दिक्कत आ रही है, या जैसे पेंशन मान लो नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, या मृत्यु के बाद उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है कर्मचारियों का। तो इस तरह के सारे विषय इस कमेटी के माध्यम से लाए जा सकते हैं। नहीं तो इसमें कोई विषयों का कोई फिक्स है या पूरे किसी भी विभाग से संबंधित दे सकते? विषय किसी भी विषय संबंधित आ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास जाने वाली कोई भी शिकायत, प्रधानमंत्री महोदय के पास जाने वाली कोई भी शिकायत, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने वाली कोई भी शिकायत, वो वहां से यहाँ भेज देते हैं। अधिकतम शिकायतें अगर वो वहाँ स्टेट लेवल पर उनको लगता है कि जिले लेवल की शिकायतें हैं और स्टेट लेवल का इनका नहीं है, तो वो समिति के माध्यम से रजिस्टर्ड हो जाती है और वो यहाँ आकर उस पर विचार होता है, विचार के बाद उस पर कार्रवाई होती है। सतर्कता समिति के कार्य में एक नियम तय किया गया है कि वो परिवार जब तक निस्तारित नहीं होगा तब तक वो सूची में सूचीबद्ध रहेगा। ये न्यायालय की तरह काम करती है। हर महीने की जो उसकी सूची है, वाद सूची, उसमें वो विषय लंबित रहेगा जब तक कि उसका पूर्ण निस्तारण नहीं किया जाता। चाहे वो 2 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, वो हर बैठक में उस सूची में रहेगा और हर बैठक में उस पर विचार करना होगा। हर बैठक में उस पर आगे क्या प्रोग्रेस हुई, वो प्रोग्रेस तय करनी होगी समिति को और उसमें लिखना होगा नोट, हर विषय पर नोट लिखना होगा। इस पर ये विचार हुआ, ये आया और इस पर ये समिति ने ये तय किया है और ये कार्यवाही होगी। तो इसमें बहुत संभावना ये रहती है कि 99% समाधान होना ही होना होता है, क्योंकि नहीं होगा तब तक वो लंबित रहेगा, चाहे उसमें साल भर लगे चाहे 2 साल। तो जन अभियोग समिति में खुद को जाना पड़ता है, सतर्कता समिति में केवल एप्लीकेशन लिख के भेजनी पड़ती है। हालांकि सतर्कता समिति में भी आपको व्यक्तिगत बुलाकर आपसे पूछ सकते हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं तो आपका परिवार है उस पर डिस्कशन होता है। अच्छा ये रहता है कि आप व्यक्तिगत उपस्थित रहें उसमें, क्योंकि उसमें 10-20 लोगों 30 लोगों के ही परिवाद रहते हैं, ज्यादा परिवाद नहीं होते जैसे न्यायालय में होते हैं। उसी तरह से 30-40 परिवाद मासिक रूप से होते हैं। तो उसमें जाने से आप विस्तृत चर्चा होती है उस विषय पर। कम से कम आप यूं माने एक व्यक्ति के सब्जेक्ट पर आधा घंटा चर्चा होती है। प्रताप जी जुड़े हुए हैं, आपने भी इस विषय में काम किया है, 181 RTI वाड़ार, इससे संबंधित और कोई बात आपके जानकारी में हो तो बताएं। तीनों चीजों के बारे में संक्षेप में। अनम्यूट करें, म्यूट है आपका फोन प्रताप साहब। प्रताप साहब फोन म्यूट है आपका। जो अपने छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का जो बिंदु है, जो 6 बिंदु अपन ने लिए हैं उसके उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए, उसमें से एक ये है कि संवैधानिक टूल्स जो हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। हाँ प्रताप साहब, तो ये उसी श्रृंखला में बताया जा रहा है। प्रताप साहब बोलें। संपर्क राजस्थान के संबंध में अभी जो जानकारी दी है, विस्तृत जानकारी वैसे तो यशवर्धन सिंह जी ने दे दी। अभी उसमें अपडेट हुआ है मोबाइल पे, जैसे संपर्क राजस्थान अपने जो ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं मांगता है। वो सिंपल जानकारी जो लिख करके हम देते हैं, शिकायत क्षेत्र का विवरण और लिख करके दे दिया, तो उसमें मोबाइल के माध्यम से कम जानकारी आपको दे करके शिकायत क्षेत्र की मतलब संपूर्ण जानकारी जो कहाँ की है, क्या है, और वार्ड नंबर और ये सब वहां उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने की है कंप्लेंट, 2 जनहित की कोई थी 2, तो मैंने की है, उसमें नया अपडेट हुआ है आज ही।
मैंने आज देखा है, हुआ कब है देखा नहीं मुझे। दूसरा, संपर्क राजस्थान में शिकायत हम जब करते हैं तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी को कुछ न कुछ उसमें रिपोर्ट, नोटिस, कुछ भी करना पड़ेगा। उनके संज्ञान में मामला आ जाता है, जैसे अभी कोई अपने साहब कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं होता इसमें, तो कुछ भी रिपोर्ट उनको करनी पड़ेगी उस काम के संबंध में। अगर गलत रिपोर्ट करता है तो सजेशन है, फीडबैक है, उसको रिमाइंडर है, अपने पास ऑप्शन है, उसको चलाए रखो। भाई हम कहीं जाकर के ऑफिसरों के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, किसी ऑफिस में जाकर के बार बार वहां पे आवागमन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतना तो कर ही सकते हैं। उसमें काम होंगे, 100% होंगे। जैसे मैं जयपुर था तो जयपुर में मेरे आसपास की मैंने कई सड़कें बढ़वाई, लाइटें खराब थी, लाइटों की फोटो खींच के भेजता था, लाइटें ठीक होती थी। मेरे फ्लैट के सोसाइटी के सामने स्थायी रूप से एक कचरा संग्रहण केंद्र बना रखा था, उसकी मैंने कंप्लेंट डाली, वो भी ठीक हुई थी। तो इस तरह से कंप्लेंट जो करवाएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है एक आधे में कार्रवाई नहीं हो, कोई सोच ही ले कोई कर्मचारी इसको करना ही नहीं है तो बात अलग है। गांव के अंदर शौचालय स्वीकृत हुए थे 2012-14 में, उसका निर्माण 2016 में कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जारी हो गए, लेकिन उसका भुगतान अभी तक जो शौचालय जिन्होंने निर्माण किया उनको नहीं हो रहा था। तो ऐसे मैंने 5 जो है अलग अलग कंप्लेन मेरे गांव बिनादेसर की मैंने की थी, उनको भुगतान हो गया। किसी का कुंड निर्माण का पैसा रुका हुआ था, उसकी कंप्लेंट भी मैंने डाली थी, उनका भुगतान हुआ। ऐसे धीरे धीरे मतलब एक एक सब्जेक्ट को लेकर एक एक कंप्लेंट करें, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। और यस जी कुछ कहना हो? भाई कहने की तो बात केवल इतनी है कि सरकार जो है वो कागजों से चलती है और व्यवस्था से चलती है। वहां अगर आप ये सोचो कि किसी धौस डपट से एकदम से काम हो जाए, वो एक बहुत उसके लिए अलग मैकेनिज्म है और वो अलग इश्यू है। लेकिन ये जो 181 वाला राजस्थान संपर्क और ये जो सतर्कता समिति, हम अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास कोई कागज होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि 181 पे आपकी शिकायत दर्ज हो गई, शिकायत संख्या एक बार आपके पास आ गई ना, तो फिर आप जगह जगह अप्रोच कर सकते हो कि साहब ये मेरी शिकायत संख्या, इस पे काम नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम ये। और दूसरा, जैसा राम सिंह जी ने और प्रताप सिंह जी ने बताया, अगर आप मन से पीछे लग जाओगे, असल में जनहित का काम है और लीगल काम है, तो लगभग काम हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पीछे नहीं पड़ते, हम बार बार रिमाइंड नहीं करवाना चाहते। तो इसलिए ये थोड़ा जोशीला कम है, ये इस काम में ज्यादा जोश नहीं है, लेकिन ये काम साइलेंटली काफी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है अगर आप कागजों का पीछा करना चाहते। इतनी सी बात है। और मातृशक्ति जो है, हमारे जो महिलाएं हैं घर की और बुजुर्ग हैं, उनके बड़े काम की चीज है। अगर हम उस शहर में नहीं रह रहे, हम कहीं दूर है घर से, तो उनको ये जरूर सिखा देना चाहिए कि कम से कम ये काम तो सबसे पहले कर दो। फिर हम अगर मैं चेन्नई में बैठा हूँ तो मैं रिमाइंडर मेरे लैपटॉप से, मोबाइल से डाल सकता हूँ, या मैं उसका ट्रैक कर सकता हूँ, साहब ये मेरी शिकायत थी, इसका काम अब तक क्यों नहीं हुआ। तो आप हेल्पलेस नहीं फील करोगे कि आप किससे बात करें। तो 181 बहुत अच्छी चीज है, बस इतना ही। हाँ, तो ये तीनों टूल्स के बारे में आज बताया। 181 जनसंपर्क पोर्टल जिसको कहते हैं, और दूसरा जन अभियोग समिति और जिला सतर्कता समिति। तीनों ही जो अपना जो तीसरा बिंदु है संवैधानिक टूल्स की, जिनके बारे में बात करते हैं अपन, ये तो जैसा अभी यश जी ने बताया कि ये ऐसे टूल्स हैं जिनमें हम अपने आप को असहाय महसूस नहीं करते। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि हमने हमारी बात कही। और जैसा प्रताप जी ने कहा कि यदि आपने बात कही है तो सरकार में जो कागज चल जाता है, वो कागज जब तक वो पूर्ण नहीं होता तब तक खत्म नहीं होता है, दब सकता है, हो सकता है उस पर कार्रवाई डिले हो जाए, लेकिन यदि आप पीछे पड़ने वाले हैं तो वो डिले नहीं होगी। हाँ राम साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, एक वो जो जिन्होंने कमेंट किया था ना कि इसमें होता कुछ नहीं है, मेरा उनसे निवेदन है, और उन जैसे सभी लोग जो ये सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, उन सभी से निवेदन है कि शिकायत दर्ज करने के बाद महीने की जो हर सेकंड बृहस्पतिवार को जिला जन सुनवाई होती है, उसमें जरूर जाएं और उसमें जाकर उस शिकायत पर फॉलोअप जरूर लें। वहां उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी उस विभाग का, जिस भी विभाग की आपकी शिकायत है, अगर आपकी पंचायत राज से है तो वहां सीओ बैठेगा, आपकी पुलिस से संबंधित है तो वहां एसपी बैठेंगे, आपकी चिकित्सा से संबंधित है सीएमएचओ बैठेंगे, और वो आपको फेस टू फेस आपको जवाब भी देंगे कि आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर एकदम
खुली रूप से चर्चा होती है, सबके सामने चर्चा होती है, तो वहां झूठ बोलने का, टालने का सिर्फ इतना ही हो सकता है, वो ये कह सकता है 5 दिन में करेंगे, इससे ज्यादा वो आपको नहीं टाल सकता। अगर आपकी वाजिब शिकायत है तो 100% समाधान होगा। मेरा 100% समाधान होता है अब तक। हाँ, तो ये जो बात है कि आपका जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आपकी एक एप्लीकेशन पे कम से कम ये कहने की इतना तो रक्षात्मक होता है कि 5 दिन में जवाब देंगे, तो इसका मतलब आपकी बात की सुनवाई तो हो गई। तो ये हर चीज के प्रति हमारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण है कि साहब इसमें कुछ होता नहीं है या ये सरकार ने ऐसे ही बना दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई बदनाम उदाहरण ऐसा रहा हो, तो उन बदनाम उदाहरणों की बजाय जो अच्छे उदाहरण है उनकी तरफ हम जाएं। और इसके अलावा हाँ राम साहब, इसमें एक चीज और है, हर 3 महीने में ये जितनी भी शिकायतें संपर्क पोर्टल पर जाती है या सतर्कता समिति की जितनी भी दर्ज होती हैं, मुख्यमंत्री के स्तर पर इन सारी शिकायतों की शीट पहुंचती है और वहां पर चर्चा होती है। बाकायदा हर 3 महीने में वहां चर्चा होती है कितनी शिकायतें आई, कितनों का समाधान हुआ, कितनी पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो क्यों है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से मैकेनिज्म है जहाँ सीएम लेवल पर सीधा इंटरव्यूइंग रहता है हर शिकायत पर, और वो जब भी सीएम जन सुनवाई करते हैं तो उसी में से चयन करते हैं। एक शिकायत ऐसी मान लो कोई 2 साल से पड़ी है ना, तो सीएम खुद उसी में से चयन करते हैं क्योंकि उनके पास रिपोर्ट रहती है, और वो कलेक्टर से पूछते हैं कि ये आपके इतने नंबर की शिकायत पड़ी है पेंडिंग, ये क्यों पड़ी है। ये भी पिछले दिनों जब कोरोना काल में जब जन सुनवाई हो रही थी, मैं लाइव देख रहा था, क्यों लाइव देखने का मौका तभी मिला, तो ये शिकायतें लगातार वो सीएम ले रहे थे कि ये साल भर से आपकी पेंडिंग पड़ी है, इस पर बताओ। तो अधिकारियों को भी ये डर है कि मुख्यमंत्री लेवल पर भी इसकी समीक्षा होती है। यस जी कुछ कह रहे थे। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि अगर आप जैसे मान लो किसी कार्यालय में जाके कागज दे आते हो, अब वो कागज तो कार्यालय के पास है, उसका कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, वो कहीं यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो कहीं सीएम के संज्ञान में ही आए, तो कागज तो गायब हो जाते हैं। आप जाते हो दोबारा, बाबू कहता है यार कागज तो था लेकिन अब पता नहीं मिल नहीं रहा। लेकिन ये जो आपकी जो शिकायत संख्या है ये बाकायदा सर्वर में दर्ज रहती है, ये कहीं गायब नहीं होती। तो इसलिए बढ़िया चीज ये है कि अगर आपको कागज देने का शौक भी है तो भी सेम की सेम शिकायत 181 पे तो दर्ज करवाई दीजिए, ताकि उसका एक डिजिटल आपके पास हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि साहब ये मेरी शिकायत है। अगर जैसे मैंने 2014 में कोई शिकायत दर्ज करवाई थी, उसका रिकॉर्ड आज तक है। जब भी मैं मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ मुझे मेरी शिकायत संख्या दिखती है, उसकी पूरी डिटेल दिखती है, उसमें क्या क्या निराकरण हुआ सब कुछ दिखता है। कागज में वो सुविधा नहीं है, इसलिए 181 को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए इस तरीके से। तो यही इसी विषय पे आज ये अपनी बात हुई और इस पे बात होती रहेगी। आप ऐसी कोई बात हो तो जो छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का व्हाट्सएप नंबर है उस पे, या फिर जो आपके पोस्ट डाली हुई है ये जो लाइव चल रहा है उसके नीचे कमेंट कर देवें। ऐसी कोई आपको जानकारी लेनी हो तो उस विषय में, या फिर यश जी के इनके नंबर भी हम आपको भेज देंगे, रामसा के, प्रताप जी के, तो उस पर भी आप मैसेज करके अपनी बात बता सकते हैं कि ये मेरी समस्या हुई। जब ये इजी होंगे, इनकी सुविधा होगी, आपसे संपर्क कर लेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि हम इस बात पहली आवश्यकता ये है कि हम इस नकारात्मकता को छोड़ें कि कुछ होता नहीं है। कोई भी सिस्टम बना है तो पूरा का पूरा फेल नहीं होता है। हो सकता है उसमें से कुछ 2-4 बदनाम उदाहरण हो, लेकिन उन 95 उदाहरणों की तरफ देखना चाहिए जो सक्सेस हुए हैं। अपने हमारे सामने राम साहब बैठे हैं कि इनकी 100% शिकायतें सुनी गई हैं। अभी प्रताप जी ने अपना उदाहरण बताया, यश जी के पास खुद के पास ऐसे उदाहरण है। एक अशोक सिंह जी हैं जो लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने खूब सारी ऐसी शिकायतें करी है और उनका खूब अच्छा रिजल्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। आवश्यकता यह है कि हम इन सब चीजों के बारे में जानें और इनके बारे में आगे काम करें। अगले सप्ताह को अपन और किसी विषय को लेंगे। अभी आप में से जो जुड़े हुए हैं और किसी को कुछ कहना हो तो, नहीं तो अपन आराम से कुछ बोलना है। हाँ, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोलना है। जय शक्ति को मैं ये कहना चाह रहा था, ज्यादा तो कुछ नहीं, आपने विस्तृत रूप से समझा दिया। उसमें एक इसमें था कि बृहस्पतिवार जो हर महीने का दूसरा है उस दिन जो मीटिंग होती है उसमें कोई समय वगैरह भी इसका फिक्स रहता है या नहीं, एक तो ये। और एक जैसे राम सिंह ने बता भी दिया है कि उपखंड लेवल पे जो था अभी उसकी मीटिंग हो नहीं रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि साथ ही साथ उपखंड अधिकारी वगैरह सभी ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं। तो क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय उपखंड लेवल पे कोई जाके, या उपखंड ऑफिस जैसे मान लो जिला स्तर पे नहीं पहुंच पाए तो वहां जाकर भी ये करवा सकते हैं, उसको जिला लेवल पे जाना जरूरी होगा? हालांकि अब तक सरकार ने प्रावधान तो ये किया है कि उपखंड लेवल पर भी उसी तरह की जन सुनवाई हो जैसी जिला लेवल पर होती है,
लेकिन क्योंकि उपखंड की कमेटी नहीं बनी, वो बनती भी नहीं पिछले 15-20 सालों से, उपखंड की कमेटी नहीं बनती, उसमें एसडीएम और ये तो सरकारी अधिकारी तो रहते ही हैं, लेकिन प्राइवेट जो मेंबर्स जिनकी नियुक्ति सरकार को करनी होती है वो सरकार कर नहीं पाती। तो इस स्तर पर वो जन सुनवाई तो नहीं होती, लेकिन सामान्य सुनवाई आप जाकर दे सकते हैं वहाँ, और वहाँ अगर आप देंगे तो आप लेंगे और उसको रजिस्टर्ड करेंगे, वही सेम 181 पर जो रजिस्टर्ड होता है उसी तरह आप वो देंगे। दूसरा समय जो है 10 बजे इसकी बैठक का रहता है, और दिन भर रहती है, जब तक चलता है, आगे जब तक सुनवाई अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती तब तक की वो सुनवाई चलेगी। तो बहुत अच्छा माध्यम है। मान लो 2-3 विभागों से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, या 2 विभागों में आपसी विवाद है, तब भी वहां जाकर सुलझ सकता है। 4 विभागों का आपसी कोई नियमों का अटकाव आ रहा है, तब भी वहां जाकर समाधान हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए और अधिकतम उपयोग करना चाहिए। एक और बात इसमें है कि जैसे यदि कोई सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति है पद पर जो पर्सनली किसी इंटेंशनली मान लो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या ऐसी बात भी वहां पे हो सकती है? बिल्कुल, आप निश्चित रूप से किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आप वहां ले जाकर रख सकते हैं, और वहां उस अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। और वो समिति, क्योंकि समिति में प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, तो वो आपके हित के लिए सरकार उनको नॉमिनेट करती है, ताकि वो आप जनता के हितों का अधिकारी तो अधिकारी है, हो सकता है अधिकारी अधिकारी का पक्ष ले ले, लेकिन प्राइवेट मेंबर जनता का पक्ष लेंगे। और क्योंकि 6 मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, साइन उनको करना होता है, तो इसलिए वो जो कहेंगे वो उनको मानना पड़ता है। उस कमेटी में निर्णय वही होता है जो मेंबर्स तय करते हैं। और कोई बात? जी नहीं। हाँ, कोदराज सिंह जी कुछ कहना है आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सरकारी कर्मचारी ये भी कुछ 181 में शिकायत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो गांव की कोई समस्या है और उसका अवगत करा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति कर सकता है। कर्मचारी मान लो वहाँ उपस्थित रहेगा, वहाँ जन उद्योग समिति में या सतर्कता समिति में वहाँ जाएगा, तो उसके सामने वो कह सकता है कोई भी अपनी बात? आपको छुट्टी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई कर्मचारी शिकायत लेकर आता है तो कलेक्टर ये पूछते हैं आप छुट्टी पर हो क्या, तो ये एक स्वाभाविक सी उनके मन में रहती है, छुट्टी पर है क्या? अगर छुट्टी पर है फिर आपको वो कुछ नहीं कह सकते। आप चाहे कलेक्टर की शिकायत लेकर आए, आपकी वहां शिकायत सुनी भी जाएगी, क्योंकि सबके सामने है, तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बाद में सुनेंगे, वो सुनी भी जाएगी और उसके निस्तारण भी होगा, क्योंकि इसमें पेंशन और कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता समिति में बहुत सारे काम है। तो इसलिए कर्मचारी वहाँ बहुत आते हैं, चाहे रिटायर्ड हो चाहे सेवा में कर्मचारी हो, सभी तरह के कर्मचारी। इसमें हुक्म जो जैसे आपने कहा पार्टी ये प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं इसमें, तो ये प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा? सरकार नॉमिनेट करती है इनको जिला स्तर पर? जिला स्तर पर नहीं, केंद्र सरकार स्टेट सरकार इस पर नॉमिनेट करती है, जिलों के माध्यम से, जिलों में, लेकिन स्टेट सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय के जैसे राजनीतिक नियुक्तियां होती है वैसी नियुक्ति होती है। नियुक्ति एक तरह से वो नियुक्ति है, लेकिन इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है। ठीक है, ठीक, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पे और आगे कोई बातचीत होगी तो फिर आप उसमें जो आप मैसेज कर दें, तो इस विषय में और कोई बात होगी तो सब लोगों के साथ बैठ के फिर सब लोगों के साथ चर्चा करके फिर बात बता दिया जाएगा। अगले सप्ताह पे अपन और किसी विषय को लेंगे। मूल बात सेवा गारंटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसपे? अगले सप्ताह हम लोक सेवा गारंटी पर, लोक सेवा गारंटी, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय संघ शक्ति, धन्यवाद। जय संघ शक्ति। जय